एक छोटे से कस्बे रामनगर में दो बहनें अपनी माँ आशा देवी के साथ रहा करती थीं, सीता और गीता। सीता रंग रूप में कुछ खास नहीं थी, लेकिन हर काम में बहुत होशियार और पढ़ने में भी तेज थी। जबकि गीता वो बहुत सुंदर थी, लेकिन हर काम में फिसड्डी थी। उसे अपनी ब्यूटी का बहुत ज्यादा घमंड था। गीता अपना मेकअप करते हुए गुनगुना रही थी, सजना है मुझे सजना के लिए। पता है सीता, आज मुझे देखने के लिए शहर के सबसे अमीर घराने का हैंडसम लड़का मयंक आ रहा है। अरे वही मयंक जिसके फोटो अखबार में छपते हैं। बिजनेस टाइकून है वो। मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ ना, इसीलिए मेरी शादी उससे होगी। सीता मायूसी से कहती है, ठीक है बहन, बधाई हो। तभी गीता लिपस्टिक लगाते हुए बोली, तू तो है काली कलूटी। चल देखते हैं, तेरी शादी के लिए भी कोई नौकर चाकर होगा तो करवा दूंगी। सीता अपनी इंसल्ट महसूस करके आंसू बहाने लगती है। अरे सीता, मेहमान आते ही होंगे, चल मेरे साथ, पकवान बना ले जल्दी जल्दी। सीता ने ढेर सारे पकवान और डिशेस बनाकर अच्छे से सजा कर रखे। तब तक मयंक अपनी मम्मी उर्मिला देवी और पापा राजवीर और कजन संजय के साथ कार से आ गया। असल में उसकी माँ बहुत तेज तर्रार थी और घर में उनकी ही चलती थी। आशा देवी उन लोगों की आओ भगत करते हुए बोली, लीजिए ये जलेबी खाइए और ये गाजर का हलवा गीता ने खुद बनाया है। उर्मिला जान गई कि सीता ही सब कर पाती है। गीता को तो बस सजना संवरना ही आता है। उर्मिला देवी ने गीता से पूछा तो गीता हकलाते हुए बोली, वो मुझे तो पंडित जी ने बताया था कि लड़की सर्वगुण संपन्न है। मुझे अपने घर को चलाने के लिए एक अच्छी लड़की चाहिए, सजावटी गुड़िया नहीं। मैं सीता के साथ मयंक की शादी कर सकती हूँ, गीता के साथ नहीं। ये सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। ठीक है, आप सीता से शादी कर लीजिए। इसके लिए कोई दूसरा लड़का खोज लूंगी। ये संजय है, हमारी कंपनी में काम करता है। रंग रूप मयंक की तरह तो नहीं है, पर ठीक है, चाहो तो इसके साथ गीता की शादी कर दो। और हाँ, दोनों की शादी का खर्च मैं करूँगी। इस तरह से सीता की शादी एक कंपनी के मालिक मयंक से हुई और उसकी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय से गीता की। दोनों अपने अपने ससुराल पहुंच गई। ये घमंडी गीता की तगड़ी हार थी। गीता गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, अरे वो काली कलूटी सीता उतने बड़े बंगले की मालकिन बन गई। उस सन की बुढ़िया की बदौलत मैं इस छोटे से कमरे में पड़ी हूँ। जब तक मैं सीता को मिट्टी में नहीं मिला देती, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। हाँ, अब उसने संजय को भड़काना शुरू कर दिया। मैनेजर के साथ मिलकर सब काम तो तुम ही करते हो और मयंक के सगे चचेरे भाई भी हो। वो तुम पर विश्वास भी बहुत करता है, तो तुम इस छोटे से कमरे में पड़े पड़े क्यों सड़ रहे हो? कुछ करते क्यों नहीं? उसके विश्वास का फायदा उठाओ। तो क्या मैं उसके साथ धोखा करूं? तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन गीता के बार बार समझाने से संजय के दिमाग में भी बेईमानी की बात घुस गई। वो मैनेजर के साथ मिलकर फाइलों में मयंक के साइन करवाता रहा। मयंक आंख बंद करके साइन करता था। उसी के साथ साथ एक दिन संजय ने उसकी प्रॉपर्टी के कागज तैयार करके उस फाइल में भी साइन करवा लिए। और फिर एक दिन उसने मयंक से कहा, अब तुम्हारा इस कंपनी में कोई काम नहीं है, इसलिए बंगला और कंपनी को खाली करके यहाँ से निकल जाओ। क्या क्या बकवास कर रहे हो? संजय कागज दिखाते हुए बोला, ये देखो, ये कंपनी और बंगला तुमने हमारे नाम किया है। ये सुनकर मयंक तो सदमे में आ गया, लेकिन यही हकीकत थी।
अब सीता, मयंक और उर्मिला देवी को सब कुछ छोड़कर एक छोटे से किराए के मकान में आना पड़ा। सीता ने मयंक से कहा, सुनिए जी, मैंने पढ़ाई के साथ साथ सिलाई कढ़ाई भी सीखी थी, तो क्यों ना मैं एक छोटा सा टेलरिंग सेंटर खोल लूं? माँ की तबीयत भी अब ज्यादा ठीक नहीं रहती, तो मैं घर पर रहकर उनका सहारा भी बनी रहूंगी और 2 पैसे भी आएंगे। समय बीतता गया। दोनों बहनों की जिंदगियाँ पूरी तरह से बदल चुकी थी। एक दिन गीता अचानक कस्बे में आई। उसने सीता के छोटे से सेंटर को देखा। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत, एक पंखा जो जोर से किट किट करके चलता था। वो ठहाका मार कर जोर से हंसी और बोली, अरे काली कलूटी, तू अपनी असली जगह पर आ गई ना? और वो बुढ़िया क्या कहती थी कि घर चलाने वाली लड़की चाहिए। अब देख मैं कहाँ हूँ और तू कहाँ पर है, यही रह गई ना? कुछ बड़ा करने की नहीं सोची? बड़ा तो वो होता है दीदी जिसमें मेहनत और संतोष हो। मेहनत से जिंदगी नहीं बदलती, पैसों से बदलती है। सीता का मजाक बनाकर फिर वो अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठकर शहर वापस लौट गई। कुछ महीनों बाद कस्बे के स्कूल में एक फैशन डिजाइन प्रतियोगिता रखी गई। इसमें गांव की लड़कियों को पारंपरिक परिधान डिजाइन करके दिखाना था। सीता को जैसे ही पता चला, उसने अपनी शिष्याओं के साथ मिलकर तैयारी करना शुरू कर दिया। वो दिन रात मेहनत करने लगी। वहीं गीता को भी ये खबर लगी, मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर करूंगी। मेरा ब्रांड है, सोर्स है, डिजाइनर है, पैसा है। कंपटीशन के दिन गीता शहर से बड़े बड़े पोस्टर और मॉडल्स के साथ आई। लोग उसकी तैयारी देखकर दंग रह गए। वहीं सीता के पास सिर्फ 4 लड़कियां थी जो गांव की सादगी और परंपरा को अपने कपड़ों में उतार रही थी। भीड़ ज्यादातर गीता के स्टॉल पर जमा थी। तभी गीता घमंड में ऐंठ कर बोली, अब समझ में आया कि असली टैलेंट क्या होता है। सीता, तुझे तो मेरी नौकर बन जाना चाहिए। सीता चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में आत्मसम्मान की एक गहराई थी। उसने जवाब नहीं दिया, बस अपनी टीम के साथ तैयारियों में लगी रही। शाम को जब जजेस ने फैसला सुनाया तो सभी हैरान रह गए। कंपटीशन का पहला स्थान सीता की टीम को मिला। उनके डिजाइन्स में लीक से हटकर ग्रामीण कला की सजीव आत्मा थी, जो शहर की चमक धमक से कहीं ज्यादा आकर्षक थी। मीडिया में खबर आई, गांव की लड़की ने शहर के डिजाइनर को पीछे छोड़ा। अब सीता हर जगह छा गई। ये सुनते ही गीता बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो काली कलूटी बहन जो मिट्टी की दीवारों में सिलाई करती थी मुझे हरा सकती है। गीता को एक तगड़ा झटका लगा। उसका घमंड चूर चूर हो गया। प्रतियोगिता के बाद दोनों बहनों की फिर से मुलाकात हुई। गीता ने बड़े गुस्से में कहा, क्यों रे कलूटी, तूने धोखा दिया होगा, जरूर कोई चालाकी की होगी। ऐसा हुनर तेरे पास नहीं हो सकता। सीता ने पहली बार थोड़ी सख्ती से जवाब दिया, मैंने कोई धोखा नहीं दिया दीदी, बस तुम्हारे घमंड ने तुम्हें देखने नहीं दिया कि छोटे हाथों में भी बड़ी कला हो सकती है। गीता को बात चुप गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो शहर लौट गई, लेकिन उसके दिल में खटास भर गई। संजय को जब एक साथ फ्री का सब कुछ मिला तो उससे ये सब हजम नहीं हुआ। वो सब कारोबार मैनेजर को सौंपकर खुद आवारगी करने लगा। एक दिन संजय आकर बोला, गीता, अब हम कहीं के नहीं रहे। जिस मैनेजर के साथ मिलकर मैंने मयंक को धोखा दिया, उसी ने अंदर ही अंदर घोटाला करके मुझे धोखा दे दिया है। हमारी कंपनी अब दिवालिया घोषित हो गई है। गीता को जोर का सदमा लगा और वो रोते हुए बोली, हाय
ये सब हमारे कर्मों का फल है। मैंने अपनी बहन के साथ गलत व्यवहार किया, उसे बहुत सताया, उसे धोखा दिया, उसी का बदला मुझे ऊपर वाले ने दिया है। अब मैं जाकर उससे माफी मांगूंगी, तभी शायद ऊपर वाला हमें क्षमा करे। अब संजय और गीता भी सड़क पर आ गए। जिन दोस्तों को वो अपने सबसे करीबी समझते थे, सबने मुंह मोड़ लिया। एक दिन गीता थकी हारी टूटी हुई हालत में रामनगर वापस लौटी, उसी गाड़ी से जो अब पुरानी हो चुकी थी। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन सीता ने अपने छोटे से सेंटर को अब एक बहुत बड़े महिला सशक्तिकरण केंद्र में बदल लिया था। उसकी कमाई लाखों में होती थी। गीता की आंखों में आंसू थे। वो चुपचाप सेंटर के बाहर खड़ी रही। सीता ने उसे देखा, बिना कुछ कहे उसे अंदर बुला लिया, एक कप चाय दी और बोली, घर आ गई दीदी। गीता फूट फूट कर रो पड़ी। मैं हार गई सीता, हार गई। मेरा घमंड मुझे खा गया। मैं हमेशा सोचती रही कि पैसे से सब कुछ मिल सकता है, लेकिन असली सुख, असली सम्मान तो अपने काम, अपनी सच्चाई से मिलता है, जो तेरे पास हमेशा था। सीता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर चाहो तो यहाँ हमारे साथ फिर से शुरुआत कर सकती हो। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। उस दिन गीता की समझ में आया कि सम्मान, सफलता और संतोष सिर्फ अमीरी में नहीं छुपे होते। एक छोटी बहन जिसे वो हमेशा कमजोर समझती थी, उसी ने आज उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। उसी ने आज उसको काम दिया और रोजी रोटी दी। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वीलोक से दूर परीलोक में सिंड्रेला नाम की एक परी रहती थी और आज सिंड्रेला परी का जन्मदिन होता है। असल में सिंड्रेला परी रानी परी की बेटी होती है। रानी परी सिंड्रेला परी का बर्थडे बड़े ही धूमधाम से मनाती है। अंत में सिंड्रेला परी रानी परी से अपने जन्मदिन का गिफ्ट मांगने जाती है। माँ, आपने मेरा जन्मदिन बहुत ही अच्छे से मनाया। आप परियों की सबसे अच्छी रानी और मेरी सबसे अच्छी माँ हो। क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, तो आप मुझे क्या गिफ्ट दोगी माँ? हाँ सिंड्रेला, तुमने सही कहा। आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं ये दुआ करूँगी कि तुम्हारी आगे की जिंदगी बहुत ही सुखी और सरल हो। और हाँ सिंड्रेला, आज तुम्हारे जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं तुम्हें ये जादुई लहंगा देती हूँ। सिंड्रेला, परीलोक का ये जादुई लहंगा बहुत ही कीमती और चमत्कारी है, क्योंकि इसमें ऐसी जादुई शक्तियाँ हैं जिससे तुम किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकती हो। और हाँ सिंड्रेला, इस जादुई लहंगे के चमत्कार से तुम मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकती हो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना कि वो इंसान एक निर्दोष और जरूरतमंद होना चाहिए, तभी तुम्हारे इस जादुई लहंगे का जादू उस पर असर करेगा। मेरी बातों को तुम ठीक से समझ गई हो ना सिंड्रेला? हाँ माँ, मैं आपकी बातों को समझ गई हूँ कि ये जादुई लहंगा बहुत ही कीमती है। मैं इसे अपने पास बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखूंगी और इसे कभी भी गलत हाथों में नहीं पड़ने दूंगी। माँ, मुझे आपका बर्थडे गिफ्ट बहुत पसंद आया। मैं अभी ये जादुई लहंगा पहन कर आती हूँ। इस तरह सिंड्रेला परी रानी परी का धन्यवाद कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सिंड्रेला परी वो लहंगा पहन लेती है, जिसे पहनने के बाद सिंड्रेला परी के अंदर जादुई शक्तियाँ आ जाती हैं। फिर सिंड्रेला परी वो लहंगा पहनकर अपनी माँ को दिखाती है। ये देखिए माँ, मैं इस लहंगे को पहनकर और भी ज्यादा सुंदर हो गई हूँ। मैं अपना ये लहंगा पहनकर पृथ्वीलोक पर जाना चाहती हूँ और जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहती हूँ। ठीक है सिंड्रेला, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम आराम से पृथ्वीलोक पर जाओ और कुछ दिन बिता कर आओ। इसके बाद बादलों में उड़ते हुए सिंड्रेला परी पृथ्वीलोक पर चली जाती है।
पृथ्वी लोक पर पहुंचकर सिंड्रेला परी देखती है कि वहाँ तो एक घायल व्यक्ति दर्द से करा रहा है। ये देखकर सिंड्रेला परी को उस पर दया आ जाती है और वो अपने जादुई लहंगे से कहकर उस आदमी को बिल्कुल ठीक कर देती है। धन्यवाद परी, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इस गांव का सरपंच हूँ। दरअसल एक बड़े ट्रक से मेरी टक्कर हो गई थी, जिससे मेरी टांग टूट गई थी, परंतु तुमने चुटकियों में मेरा पैर बिल्कुल ठीक कर दिया। तुमसे खुश होकर मैं तुम्हें सोने के 100 सिक्के देना चाहता हूँ। उन सिक्कों को पाकर सिंड्रेला परी बहुत खुश होती है और उसके मन में लालच आ जाता है। तभी वो मन ही मन कहती है, अरे वाह, पृथ्वी लोक के लोग तो बहुत अमीर है। यहाँ पृथ्वी पर इंसान कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित रहते हैं और यहाँ पृथ्वी के डॉक्टरों के पास उनका इलाज भी नहीं है। और माँ ने जो मुझे ये जादुई लहंगा दिया है, इससे मैं बड़ी से बड़ी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ। तो क्यों ना मैं जादुई लहंगे के इस्तेमाल से ऐसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को ठीक करने में लग जाऊँ और उनसे मुँह मांगी कीमत वसूला करूँ। इससे मैं कुछ ही दिनों में परी लोक की सबसे अमीर परी बन जाऊंगी और फिर मुझे किसी भी चीज के लिए माँ के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसके बाद सिंड्रेला परी एक अखबार में अपना ऐड करवाती है। सिंड्रेला परी गांव के जंगल में ही एक पेड़ के नीचे अपना आशियाना बना लेती है। टीवी और अखबारों में ऐड देखकर जल्दी ही सिंड्रेला परी के पास पेशेंट आने लगते हैं। इसके बाद सिंड्रेला परी एक एक करके सभी पेशेंट को अपने जादुई लहंगे की मदद से ठीक करना शुरू कर देती है। इसी तरह जैसे जैसे लोगों को सिंड्रेला परी के बारे में पता चलता है, वो लोग अपना इलाज कराने के लिए परी के पास आने लगते हैं। पूरा दिन सिंड्रेला परी के पास पेशेंट की लाइन लगी रहती है, जिस कारण सिंड्रेला परी का घमंड दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था और वो लोगों से बहुत सारे सोने के सिक्के वसूल रही थी। अरे वाह, ये जादुई लहंगा तो बहुत ही मस्त है। मैंने कुछ ही दिनों में इस लहंगे की मदद से कई लाख रुपए कमा लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ ही दिनों में परी लोक की सबसे अमीर परी बन जाऊंगी और सभी परियां मेरे यहाँ नौकरी पर आएंगी। इतना कहकर सिंड्रेला परी मन ही मन खुश होती है। इसी तरह एक दिन एक बहुत ही बूढ़ी दादी सिंड्रेला परी के पास घायल अवस्था में आती है। बेटी, मैंने सुना है कि तुम अपनी जादुई शक्तियों की मदद से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकती हो, इसलिए बेटी मैं तुम्हारे पास आई हूँ। बेटी, मुझे पूरे शरीर में खुजली की शिकायत है, जिस कारण मेरी रातों की नींद उड़ गई है। क्या तुम मेरी ये बीमारी ठीक कर सकती हो बेटी? तेरा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। दादी माँ, मैं आपकी बीमारी तो ठीक कर सकती हूँ, परंतु उससे पहले यहाँ पर 10 तोला सोना रख दीजिए। उसके बाद ही मैं आपका इलाज शुरू करूँगी। आप मेरी बातों को समझ रही हैं ना? बेटी, मैं तो एक बहुत ही बूढ़ी महिला हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं गली गली भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। मैं तुम्हें दुआएं और आशीर्वाद देने के अलावा कुछ भी नहीं दे सकती। मुझे माफ कर देना बेटा। थक चुकी हूँ मैं इस बीमारी से लड़ते लड़ते। इसलिए बेटी, अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। ओए बुढ़िया, मैंने क्या यहाँ कोई धर्मशाला खोल रखी है जो मैं तुझे फ्री में ठीक कर दूँ? मेरी बात कान खोल कर सुन ले बुढ़िया। बिना पैसे और सोने के तो मैं तुझे ठीक नहीं करूँगी, समझी? इसलिए अगर तुझे अपनी बीमारी को ठीक करना है तो जा जल्दी से ढेर सारे सोने के सिक्के और जेवर लेकर आ। बेटी, मैं तो बहुत ही गरीब और बेसहारा हूँ। अगर मेरे पास ढेर सारे सोने के सिक्के और जेवर होते तो आज मेरी ऐसी हालत ना होती। बेटी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ बेसहारा और गरीब की मदद कर दो बेटा। अरे बुढ़िया, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? पहले पैसे और सोने के सिक्के यहाँ रख
उसके बाद ही मैं तेरा इलाज करूंगी, वरना चल जा यहाँ से। लेकिन उसी पल वो बुढ़िया अपने असली रूप में आ जाती है और रानी परी के रूप में बदल जाती है। ये देखकर सिंड्रेला परी के होश ही उड़ जाते हैं और वो रानी परी के आगे कुछ नहीं बोलती। सिंड्रेला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह लोगों के साथ छल कपट करने की? मैंने तुम्हें ये जादुई लहंगा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए दिया था, न कि अपनी जेब भरने के लिए। सिंड्रेला, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इन गरीब बेसहारा लोगों से मुंह मांगे पैसे लेकर उनका इलाज करो। ये जादुई लहंगा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए ही है, परंतु तुमने तो इसका इस्तेमाल अपनी जेब भरने के लिए किया। इसलिए सिंड्रेला, मैं इसी वक्त तुमसे ये जादुई लहंगा वापस लेती हूँ और साथ में मैं तुम्हें परीलोक से भी बेदखल करती हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसी लालची परी की परीलोक में कोई जगह नहीं है, समझी? नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं लालच में आ गई थी। लेकिन माँ, मैं वादा करती हूँ आज से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ, प्लीज प्लीज प्लीज। इतना कहकर सिंड्रेला परी जोर जोर से रोने लगती है। वहीं सिंड्रेला परी की बात सुनकर रानी परी का दिल पिघल जाता है, क्योंकि रानी परी स्वभाव की बहुत ही नर्म और दयालु थी। इसलिए वो सिंड्रेला परी को एक मौका और देती है और उसे माफ कर देती है। इसके बाद सिंड्रेला परी सभी गांव वालों से माफी मांगती है और उसने जिस से भी रुपए लिए होते हैं उन सभी को वो रुपए और गहने वापस कर देती है। उस दिन के बाद से सिंड्रेला परी बिना किसी रुपए पैसे और लालच के गरीब और अनाथ लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारी मुफ्त में ही ठीक कर दिया करती है और हंसी खुशी से अपनी आगे की जिंदगी जीने लगती है। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।